हाय। मेरा नाम धर्मेंद्र झा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स के भी नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं इस चैनल पे धर्मेंद्र झा के नाम से चैनल पे हर चैप्टर का थ्योरी प्रैक्टिकल सारा आप लोगों को बताता रहूंगा। ऑल्सो यूजफुल फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं और उनका फ्यूचर का कैरियर फाइनेंस में बनाना है, जैसे कि सीए हो गया, सीपीए हो गया, सीएफए हो गया, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो में अकाउंटिंग का बेसिक्स डिस्कस कर रहा था, तो उसी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो YouTube पे अपलोड किया था। उस पे मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स क्या होता है, उसको मैंने काफी डिस्कस किया था। आप वो थोड़ा इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो दोनों वीडियो देख लेना। छोटा छोटा सा वीडियो है, तो इससे आपको समझ में आएगी कि अकाउंटिंग क्या है। तो अब उसी अकाउंटिंग का मीनिंग समझ के जो अकाउंटिंग प्रोसेस से इन्वॉल्व जितना भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा 1 by 1। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं वो एज पर सिलेबस गिवन बाय आईसीएआई फॉर सीए फाउंडेशंस। तो जो लोग मे 22 का एग्जाम भी देना चाहते हैं, हालांकि वो एग्जाम जून में अभी पोस्टपोन हो गया, तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए, कुछ चीज ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड जो कन्वेंशंस जो है ये बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग है। इसको बिना पढ़े, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जाने बिना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे माइंड है। बहुत सारे माइंड कहने का मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स है। सबका अपना अपना प्रूडेंस है, मतलब सबको अपने अपने बुद्धि है। तो अगर सब अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी का दिक्कत आ जाएगा। आप किसी और हिसाब से बनाएंगे, वो किसी और हिसाब से बनाएगा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो पर्पस था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं, खासकर उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टर लोग ही पैसे लगाते हैं। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए भी बनाते हैं ताकि इन्वेस्टर समझे। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट पर्संस अपने अपने तरीके से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे तो इन्वेस्टर्स को समझने में काफी सारे दिक्कतें आएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। तो जो वो ये तीनों चीज जो है इसी के बेस पे अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है और तब जाके एक यूनिफॉर्मिटी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने में। 1 by 1 हम तीनों टॉपिक पढ़ेंगे।
देखिए आपके बुक में ये तीनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। इंटरचेंजेबली का मतलब होता है, इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। इंटरचेंजेबली का मतलब है कि ये तीनों लगभग लगभग वैसा ही है, मतलब तीनों एक ही बात है, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बात करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का मतलब आप लोगों को पता है, आइडिया, थिंकिंग। तो जो बेस्ट कंसेप्ट हो गया है, जिसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। हम इसको बोल सकते हैं, ये एक एजम्पशंस है, एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ which financial statements are prepared। देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये एक जनरल एजम्पशंस चलते आ रहा है कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी ये तीनों टर्म को डिफाइन करने के बाद हम आगे बहुत सारे टोटल 12 कंसेप्ट पढ़ेंगे। 12 कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि ये सब रूल नहीं है, ये सब लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए ये एजम्पशंस को हम मानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एजम्पशंस, इसको हम आइडिया भी बोल सकते हैं, ये आइडिया है, ऐसा आइडिया जिसके बेसिस पे हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देखिए हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा बैकबोन है। बैकबोन का क्या मतलब होता है कि जो बेस बनता है, तो इसी को हम बेस बना के अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वैसे ही जो मैं नोट करवा रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपको रिवीजन करते टाइम काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सुन के तो आप समझ जाएंगे, बट आपको देखिए स्टडी का क्या रूल है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। तो आप रीडिंग तो कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग भी मैं करवा दे रहा हूं, लेकिन लर्निंग जो है ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आप ये नोट भी करते रहना, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तीनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। देखिए प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्धांत। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो मतलब सिमिलर सिचुएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहेगा कि सिमिलर सिचुएशंस अगर सारे कंपनी का होगा, सारे एंटिटी का होगा, तो सब लोग सिमिलर मेथड ही फॉलो करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, वो लोग दूसरे नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं, दे आर द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस के रूल्स बताते हैं और हम उसी को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर सब लोग एक ही तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो इन्वेस्टर्स है उनको रीड करने में भी बेनिफिशियल होगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगा, कंपेरेबिलिटी हो सकेगा कि हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी एंटिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा एंटिटी लो परफॉर्म कर रही है। तो कंपेरेबिलिटी भी एक फायदा है, यूनिफॉर्मिटी भी एक फायदा है। तीसरा टर्म था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए कन्वेंशंस का मतलब होता है यूसेज और
प्रैक्टिस। देखिए कुछ चीज ऐसे है कि जिनके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, कंसेप्ट आइडिया भी नहीं है, वो प्रिंसिपल्स भी नहीं है, रूल्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी आगे आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करेंगे। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट या नॉलेज ऐसे होंगे कि बहुत पहले से यूज होते आ रही है, तो इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा कंटिन्यू करना है। अगर इस पे कुछ प्रिंसिपल्स बन गए कि नहीं ऐसा नहीं यूज करना है, तो फिर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से करेंगे। कुछ चीजें ऐसे होती है जो जैसे नहीं हम बोलते कि अगर बरसों पुराने रीति रिवाज चलते आ रही है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वही है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का काम। कुछ ऐसे चीज होंगे जो पहले से यूज होते आ रहे हैं, तो हम उसी को अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स आ गया तो फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इस पे यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है हैज नॉट यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है इसका पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि यूसेज और प्रैक्टिस, तो यूसेज और प्रैक्टिस जो है हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, दूसरे कम्युनिटी पे कुछ और ही यूज हो रहा हो, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैज नॉट यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। लेकिन यही हम कंपैरिजन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ करेंगे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। जैसे ही अगर वो रूल बन गया, जैसे कि हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो जिन जिन एंटिटी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रूल फॉलो होता है, जिन जिन एंटिटी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रूल फॉलो होता है, उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिया के कोई सा भी पार्ट हो। तो हम ये कह सकते हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस होता है, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है उसका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब हमारे पास 12 कॉन्सेप्ट्स है जिसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ही मैं बस अभी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 3-4 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं मैं आपको रिलेटेड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। क्योंकि अभी मैं अगर बता दूंगा ना तो उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो आपने कभी अभी सुना भी नहीं है, तो पहले मुझे वो बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे जैसे उस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तीनों वर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट आप जो है इसको इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको फ्यूचर में रेफरेंस। जिन लोगों को भी कोई सा भी डाउट हो आप फ्रीली यूट्यूब पे कमेंट, वीडियो पे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका सारा कमेंट का आंसर दूंगा। अगर डाउट थोड़ा लंबा है, मतलब जो कमेंट में आंसरेबल नहीं है, वो मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8860516522, ये आप सेव कर लीजिए। आपको कोई तरह का काउंसलिंग चाहिए, सीए रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं उनका डाउट रिलेटेड, अगर वो डाउट बड़ा है, जैसे कि आपके पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस पे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना। इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मजा आएगा आपको। अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऐसा फील होगा ना कि जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो हम अकाउंट्स के अभी 10-12 चैप्टर फाउंडेशंस के पढ़ेंगे, तो उनमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको नजर आएगा। उसमें कोई ऐसा मतलब साइंस वाली बात नहीं है, फिजिक्स वाली बात नहीं है, केमिस्ट्री वाली बात नहीं है कि जैसा है वैसा ही।
ये हमारे लोकल डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। अगर आप उसको रिलेट करेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी। इसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्या लगभग हर वीडियो को देखने के बाद, हर सब्जेक्ट के वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट बुक रीडिंग का हैबिट बनाइए। क्योंकि जब आप बुक रीडिंग करेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर वर्ड वोकैबुलरी का पावर होगा। आप बहुत सारे चीज जान सकते हैं। बुक्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट आएंगे और जैसे जैसे डाउट क्लियर होता जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? देखिए मान लीजिए मैं मिस्टर धर्मेंद्र झा, मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया। ठीक है, मैंने एक मिस्टर डी है और एक कंपनी है, एंटिटी बोल सकते हैं। मिस्टर डी ने इसमें 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2 बातें कहती है। पहली बात कि ये जो मिस्टर डी है और ये जो इनका बिजनेस एंटिटी है दोनों अलग अलग लोग हैं। देखिए शब्द से ही आपको पता चल जाएगा सेपरेट, मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी ऑनर किसी भी बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में, देखिए जनरल लैंग्वेज से तो हमें लगता है कि दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि जो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऐसा लॉजिकल बातें हैं कि वो भले ही रूल नहीं है लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को आधार मान के अकाउंटिंग प्रोसेस बनाते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहली बात क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आप डायग्राम से देखिए, याद हो जाएगा, आप नोट भी कर लेना कि इन्वेस्टर्स एंड एंटिटी, ऑनर एंड एंटिटी जो है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। अब अलग अलग लोग होने का क्या मतलब है, तो ये आपको दूसरी बात में समझ में आएगी। देखिए अगर इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, अगर इसका कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए इसने एक्सपेंस किया, पार्टी कर लिया कहीं पे, तो उस एक्सपेंस को एंटिटी के एक्सपेंस के नाम से आप बुक मत कीजिए। उस एक्सपेंस को आप एंटिटी के एक्सपेंस के नाम से बुक मत करेंगे। वैसे ही अगर कोई एंटिटी का एक्सपेंस या इनकम है तो वो आप एंटिटी के नाम से ही बुक करेंगे, ना कि ऑनर के नाम से। दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग बनेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस अलग अलग चलेगा, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग होगा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस एंटिटी आर 2 डिफरेंट पर्सन, 2 सेपरेट एंटिटी, so that the expenses and the income of the owner should only be recorded in the books of accounts of the owner, and expenses and income of the business entity should only be recorded in the books of that entity। अब मान लीजिए कभी ऑनर ने अपने एंटिटी में से मान लो 1 लाख रुपया पैसा दिया था। ठीक है, अब इसने 5000 निकाल लिया तो एंटिटी इसको कितना पैसा देगी? 95,000 ही देगी ना। ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों मतलब हम समझेंगे कि एक ही आदमी है, पैसा निकाल लिया तो क्या हुआ, नहीं। अगर दोनों का जो इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो हम उसको कंसीडर करेंगे और इसको एज अ ड्राइंग, अभी मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग के नाम से हम माइनस कर देंगे, इस ड्राइंग को हम लास्ट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूं क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि अगर एक ऑनर अगर अपने बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनर एंड बिजनेस एंटिटी आर ऑलवेज 2 डिफरेंट पर्संस, 2 सेपरेट पर्संस। एक्सपेंस एंड income of owner are to be accounted only in the books of owner, and
expense or income of the entity are to be accounted in the books of entity. So आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि एक लाइन दिया जाएगा कि द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड. Expense incurred for the company management is 5 lakh, which should be charged to the company account only and not to the owner account. Which concept is being followed here? तो आप लोग बताएंगे कि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का खर्चा कंपनी का था तो कंपनी के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे. दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक ऑनर था, उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है एक बिजनेस बनाने में, लेकिन उसके घर का बिल जो है, उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड कर रहा है. तो कौन सा कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा है? कौन सा? 4 कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है. तो पैसे पता चल जाता है ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा है, विरोध हो रहा है, जबकि उसको वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, यहां तक समझ में आया? हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं. देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि आप इसको कितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कुछ भी नहीं था, बस 2 लाइनें थी. अभी मैं ऐसे ही मैं आपको 11 कॉन्सेप्ट बताऊंगा. सब में 2 या 3 लाइनें होगी, 2 या 3 बातें, जनरल बातें होंगी, कॉन्सेप्ट होगा या प्रिंसिपल्स होगा या कन्वेंशन होगा, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. लेकिन बातें बहुत ही साधारण होगा, एकदम जैसे बायोलॉजी का वर्ड कितना मतलब ऐसे उसका टर्मिनोलॉजी एकदम प्रोनाउंसिएबल ही नहीं होता है. तो आगे क्या समझ में आएगा? वैसा कॉमर्स में नहीं है, वैसा अकाउंट्स में नहीं है, एकदम जनरल वर्ड होते हैं. आप अगर इसको साधारण भाषा में समझे तो. देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. जब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कौन से सिचुएशन में यूज होगा, तो देखिए इसमें भी बस एक ही लाइन बताऊंगा मैं आपको, आप उसी चीज को इंटरप्रेट करिए, समझने की कोशिश करिए, और एकदम सिंपल है. देखिए क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट कि कोई सा भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो, कोई सा भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल है, जिसको हम नाप सकते हैं मनी के टर्म्स में, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. चाहे वो कितना बड़ा भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो, अगर उससे पैसा आने हो या आने वाले हो, अगर पैसा में मेजरमेंट नहीं कर सकते तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ चीज ऐसे होते हैं वो हमें लगेगा कि हमारे बिजनेस का एसेट्स है, बट उसको हम मनी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते. देखिए एक बिजनेस एंटिटी है, उसमें काफी सारे एम्प्लॉइज जो है काम करते हैं, तो एम्प्लॉइज के बिना तो बिजनेस चलना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेक होल्डर्स है जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी लेते हैं. तो ये एक एसेट के रूप में है कंपनी का. अगर हम सोचे कि क्या कंट्रीब्यूशन है इनका कंपनी बिजनेस चलाने में, तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्या हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं? अब आप ये मत कहना कि हम इनको सैलरी देते हैं तो ये मनी के टर्म्स में मेजरमेंट हुआ, नहीं. वो एसेट है, एक ऐसा एसेट जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम अपने बुक्स में एसेट नहीं दिखाते हैं. कभी भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट में हम एम्प्लॉय नहीं लिखेंगे कि एम्प्लॉय हमारा एसेट है. कहने का मतलब है जो ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में ना मेजर किया जा सकता हो, उसको हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे. तो कैसा ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में? वही ट्रांजैक्शंस, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स
should be recorded in books of accounts which is, देखिए अभी जो मैं आपको लाइन लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट लाइन है, which is measurable in terms of मनी। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट है जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं और हमारा दोस्त आ गया, उसने 10 पैकेट ले गया, 10 पैकेट सैंपल ले गया, तो उस सैंपल अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली ले गया और पैसे नहीं, हमने किसी को सर्विस दिया और उसने पैसे नहीं दिया, तो ये ट्रांजैक्शंस मेजरेबल नहीं है, हम इसको अपने अकाउंटिंग बुक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। वही ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, चाहे कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो जाए, अगर वो मनी के टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है हम नाम से भी इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, गोइंग का मतलब होता है हमेशा चलता रहेगा, कंसर्न का मतलब होता है एंटिटी, कंसर्न का मतलब होता है एंटिटी, हमेशा चलता रहेगा एंटिटी, हमेशा चलता रहेगा एंटिटी। अभी मैंने बताया था जैसे कि आपको कि अकाउंटिंग कंसेप्ट सब जो है ये एक एजम्पशंस है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी क्या है, एक कंसेप्ट है। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना वो हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जितना तक हम देख सकते हैं, जितना तक हम आगे देख सकते हैं कि इतना तक चलेगा। अब आप बोलेंगे ये फोर्सिएबल फ्यूचर क्या है, तो फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब होता है कि हमें पता होता है कि हम छोटे टाइम के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत लंबा बिजनेस करेंगे, मतलब कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि बिजनेस को लॉस या भारी भरकम नुकसान ना हो या बिजनेस बंद ना करना पड़े। तो क्या कहता है, दो बातें कहता है, बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। गोइंग का मतलब चलते रहना, कंसर्न का मतलब एंटिटी, तो बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। दूसरा लाइन क्या है, देखिए, मैनेजमेंट हैज, रिलेशन एक ही है, ऊपर के साथ ही है, ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही रिलेशन है, ये थोड़ा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है। मैनेजमेंट हैज नाइदर इंटेंशन नॉर द नीड
टू कटेल और क्लोज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, मैं आपको अपने भाषा में बताता हूं कि ऐसा मतलब जैसे मान लो मैं मैनेजमेंट हूं, मैं ऑनर हूं, तो ऐसा मेरा कोई इरादा ही नहीं है कि ना तो मैं बिजनेस एक्टिविटी को बंद करूंगा, ना तो कम करूंगा, ना तो बंद करूंगा, ना तो कम करूंगा। अब यही जो कटेल था ना, कटेल का मीनिंग यही होता है कि थोड़ा सा कम करना। मान लो पहले मैं पूरा इंडिया का सारे स्टेट में सामान बेचता था, लेकिन कुछ कारण अब मैं कुछ स्टेट को सामान नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अपना बिजनेस ऑपरेशन कटेल कर दिया। दूसरा क्लोज, क्लोज का मतलब बंद कर देना। तो बिजनेस, जब भी बिजनेस चलाते हैं ना लोग, तो ऐसा उनका कोई इरादा नहीं होता है कि हम बिजनेस को बंद कर देंगे या बिजनेस एक्टिविटी का जो स्केल है उसको कम कर देंगे। एक चीज, एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये मैं अपने रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आवाज आपको सुनने को मिले, तो आप प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। आपका फोकस जो है वो कंसेप्ट पर होना चाहिए, वो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आज हमारा खत्म हुआ है। दूसरा एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो को आज यहां पे स्टॉप कर देंगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर बाहर का कुछ ऐसा आवाज जो आपको आता रहे, माइनर सा आवाज होगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, आज पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए यहां भी क्लियर हो जाएगा आपको नाम से, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड, मतलब कुछ एक टाइम पीरियड की बातें होगी यहां पर। क्या कहता है, देखिए अभी हम लोगों ने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है विल कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। दूसरा हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट हैज नॉट द इंटेंशन ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस और टू कर्टेल इट्स ऑपरेशंस। मैं आपको एक लाइन बताना भूल गया कि वो लाइन मैंने मिस कर दिया, मैं अभी बता देता हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ था कि अगर ऐसा मैनेजमेंट का इंटेंशन होगा कि आगे जाके बिजनेस को बंद करना है, देखो वैसे तो नहीं होगा, वैसे तो हम मान के चलेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन होगा कि मैं एक साल बाद बिजनेस बंद करने वाला हूं या ऑपरेशन कम करने वाला हूं, तो उस केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब कैसा होगा, मैं आपको जहां पर ये बातें आएगी मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट हो जाएगा वहां पर। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अकाउंटिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। देखिए अब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या क्या कहते हैं कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हमेशा के लिए चलेगा। तो किसी भी ऑनर को, देखिए किसी भी ऑनर को अगर आप वो टाइम टू टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो उनको याद नहीं होगा। अब मान लीजिए 15 साल का हिसाब एक बार करेगा तो इट डजंट सीम एक्चुअल, लॉजिकल एंड फैक्चुअल, क्योंकि 15 साल का हिसाब किताब अगर आप एक बार करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि हर बिजनेस को ना अपना एक पीरियड फिक्स करना है, जिस पीरियड उस पीरियड वाइज उसको हिसाब किताब करना है। मान लीजिए कि अगर किसी भी एंटिटी ने बोल दिया कि मैंने हर 12 मंथ में एक बार मैं हिसाब किताब करूंगा, मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मैं हर साल इसी पीरियड का हिसाब करूंगा। एक बार 2016 में करूंगा, एक बार 2017 में करूंगा, एक बार 2018 में करूंगा। तो कर सकते, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि 16, 17, 18, 19, 20 एक ही बार करना है। तो एक वो अपने आप से, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जजमेंट पे डिपेंड है कि वो कितना पीरियड लेते हैं। नॉर्मली जो है ये 12 मंथ का होता है, लेकिन 12 मंथ ही लेंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड कितना भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का भी हो सकता है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में
इंडिया में जनरली लोग 12 मंथ का पीरियड यूज करते हैं। 12 मंथ का पीरियड जो यूज करते हैं ना, वो 1 अप्रैल, मान लीजिए अभी 1 अप्रैल 2022 है, तो वो यूज करेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अकाउंटिंग ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर होगा तो वो फाइनेंशियल ईयर भी है। अगर मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा तो वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड है कि वो अपना अकाउंटिंग पीरियड, कई बार क्या होता है जो अकाउंटिंग पीरियड रखते हैं ना, वो लॉ के हिसाब से भी रखते हैं। तो देखिए, हमारे इंडिया में एक इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, वो लोग भी अपना जो अकाउंटिंग ईयर है ना यही रखे हुए हैं। 1 अप्रैल 22 से, मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च में खत्म होगा। तो इससे क्या होता है ना कि 2 सेट ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप एक जो कंपनी के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं, और फिर इनकम टैक्स वालों को दिखाने के लिए फिर 1 अप्रैल से लेकर, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, आपको दिक्कतें आएगी। तो इसीलिए हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए, आप ये क्या करना, अभी तो मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए, अभी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ये पार्ट 1 है मेरा, इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। अभी कंटिन्यू 8-10 वीडियो जो है वो मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे बनाऊंगा, क्योंकि देखिए जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का रोल है ना, आप इसको प्लीज थ्योरी समझ के इग्नोर मत करिए, ड्यू टू 2 रीजंस। एक तो ये भी क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा यही एक आधार है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको प्रैक्टिकल बनाने में याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ यहां पे ऐसा ही करना है, बट आपको ये भी पता होगा कि यहां पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आप इसको अगर फ्रेश मानेंगे तो ये मेरा पहला लेक्चर था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख लेना। उस पे जस्ट मैंने अकाउंटिंग क्या होता है ये डिस्कस किया है, ट्रांजैक्शंस इवेंट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस किया है, और बुक कीपिंग क्या होता है, ये सारे ऐसे करके कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो है, जो भी स्टूडेंट अगर आपके रीच में है, जो लोग सीए फाउंडेशंस का पेपर नंबर 1 सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बिना किसी कोचिंग के हेल्प से कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, उनको शेयर कीजिए। अपने 11th और 12th के जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हो, उनके साथ भी शेयर कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब तक मैं पूरा अकाउंट्स का चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा, और ये मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप मेरा पीरियडिसिटी देखेंगे वीडियो बनाने का, तो जनरली मैं फ्राइडे सैटरडे ये 2 दिन वीडियो बनाऊंगा, और आपको मतलब संडे तक आपको हर संडे एक वीडियो अपलोड मिलेगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं उसके बाद अगर अच्छे से व्यू ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको जल्दी से पढ़ना है, तो मैं फिर उस हिसाब से भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही पेपर नंबर 1 का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको YouTube चैनल के मीडियम से दिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। We'll meet you soon again in next video and we'll discuss the remaining part of this chapter. Thank you.